हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आपके कल होने वाले पशु परिचर एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं साथियों जो कल आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहना। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है साथियों, शरीर के बाहर। और आंतरिक निषेचन वाले जो जंतु हैं उनमें भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है। नेक्स्ट है, वृषण कोश वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं ताकि अनुकूल वातावरण में शुक्राणु का उत्पादन हो सके। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। क्या हो जाएगा, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं। आपके वृषण का तापमान शरीर से कम रखने का काम कौन करता है, वृषण कोश करता है। दोस्तों, ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें वृषण होते हैं। और कितना कम रखता है, तो शरीर के तापमान से 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, शुक्राणु का निर्माण किस में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है साथियों, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ये होता है वृषण में। कहाँ होता है, वृषण में। डी ऑप्शन राइट होगा। पक्षियों में यानी मुर्गी में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के किस भाग में होती है। पक्षियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी के किस भाग में होती है, बताना है आपको। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, ये अंडवाहिनी का जो भाग होता है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम में होती है। दोस्तों, कहाँ होती है निषेचन की प्रक्रिया, इनफंडीबुलम में होती है, अंडवाहिनी के भाग में। सी ऑप्शन राइट होगा। विदेशी गोवंश में वयस्कता या यौवनावस्था की आयु होती है, कितनी होती है विदेशी गोवंश में। क्या हो जाएगा, वयस्कता या यौवनावस्था की आयु, तो क्या हो जाएगी 18 से 24 माह। क्या हो जाएगा, 18 से 24 माह। और भारतीय गोवंश में वयस्कता या यौवनावस्था की उम्र जन्म के बाद 24 से 30 माह होती है। विदेशी गोवंश में कितनी होती है, 18 से 24 माह। और भारतीय जो गोवंश है उसमें कितनी होती है, 24 से 30 माह। याद रखना है। दो मध्यकालों के बीच शारीरिक व क्रियात्मक प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहा जाता है, दो मध्यकालों के बीच शारीरिक व क्रियात्मक प्रक्रिया को, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है मध्य चक्र। क्या कहलाता है साथियों, मध्य चक्र कहलाता है आपका। नेक्स्ट है, भेड़ में गर्भकाल कितने दिनों का होता है। अच्छा क्वेश्चन। भेड़ में गर्भकाल कितना होता है, तो ये होता है 147 से 150 दिन का। क्या हो जाएगा, 147 से 150 दिन का। 152 से 155 दिन का किसका होता है, तो ये होता है आपके बकरी का। किसका होता है साथियों, बकरी का। नेक्स्ट है, बकरी में ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बकरी में ब्याने की क्रिया, ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपके किडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, किडिंग कहलाती है। और जो बकरी में मेटिंग की क्रिया होती है उसे सर्विंग कहा जाता है। मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है, आपके सर्विंग कहलाती है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए क्या हो जाएगा, कौन सा एंजाइम होता है, तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन होता है दोस्तों, जो प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करता है, आपका पेप्सिन एंजाइम। किस प्रकार के दांत भोजन को चीरने व फाड़ने हेतु उपयोग में आते हैं। भोजन को चीरने व फाड़ने हेतु उपयोग में आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आप सभी का। तो क्या हो जाएगा, रदनक होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, रदनक होते हैं। क्या हो जाएगा, रदनक। नेक्स्ट है, पशु शरीर की एकमात्र ग्रंथि जो एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होती है। क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों गुण पाए जाते हैं जिसमें। कौन सी ग्रंथि होती है, तो ये होती है आपकी अग्नाशय। कौन सी होती है, अग्नाशय। सांस लेना एक है, ब्रीथिंग यानी सांस लेना। कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, सांस लेना, तो आपकी भौतिक क्रिया है सांस लेना। क्या हो जाएगा, भौतिक क्रिया।
ऑक्सीश्वसन में होने वाली ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है साथियों? तो ये होती है आपके कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है आपका क्षेत्र के आधार पर रोग और रोग का उदाहरण आपको बताना है दोस्तों। क्षेत्र के आधार पर रोग और रोग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुमेलित करना है। तो विकीर्ण रोग क्या हो जाएगा दोस्तों? विकीर्ण रोग। ये कौन सा होता है आपका? यह रोग किसी एक पशु तक सीमित रहता है और विकीर्ण रोग कहलाता है। यानी कि जैसे पागलपन, कान दर्द, पेट दर्द, और पागलपन किससे होता है प्यारे साथियों? आपके रेबीज से। इसके बाद एंजूटिक रोग। तो एंजूटिक रोग क्या होता है? इसे स्थानीय रोग कहा जाता है। यह रोग जिला स्तर तक फैलता है, जैसे लंगड़ी बुखार, एंथ्रेंस। तो क्या हो जाएगा? एंथ्रेंस हो जाएगा। रोग का उदाहरण एंथ्रेंस हो जाएगा। इसके बाद एपिडेमिक रोग। तो एपिडेमिक रोग में क्या होता है? यदि कोई रोग वृहद यानी राज्य स्तर तक फैलता है, इसे एपिडेमिक रोग कहा जाता है। और एक इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? यानी खुरपका, मुंह पका हो जाएगा। और बाद में है पेंडेमिक रोग। यानी पेंडेमिक रोग क्या होता है? ये महामारी होती है दोस्तों। यानी कि पेंडेमिक जो कि जैसे कि कौन सा होगा इसमें? पेंडेमिक में यानी बर्ड फ्लू, जो कि अधिक क्षेत्र में फैलता है। जैसे कि पेंडेमिक में हो जाएगा कोरोना जैसे हुआ था, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, और अभी हाल ही में गायों में जो बीमारी आई थी वो हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस बीमारी में मादा पशु के थन व अडर में कठोर सूजन आ जाती है? क्या हो जाएगा? मादा पशु के थन व अडर में कठोर सूजन आ जाती है। कौन सा रोग होता है साथियों? तो ये रोग होता है आपका मेस्टाइटिस। कौन सा होता है? मेस्टाइटिस। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुर्गियों में श्वसन तंत्र अत्यधिक प्रभाव डालता है? मुर्गियों में श्वसन तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव डालता है, कौन सा रोग हो जाएगा? तो कौन सा रोग है दोस्तों? ये आपका रोग हो जाएगा रानीखेत। कौन सा रोग है? रानीखेत रोग आपके मुर्गियों में श्वसन तंत्र पर अधिक प्रभाव डालता है। और इस रोग में दोस्तों 48 से 72 घंटे में उपचार न करने पर मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। कितने घंटे में साथियों? 48 से 72 घंटे में अगर मुर्गियों को उपचार नहीं मिलता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है रानीखेत रोग में। पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण है। पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण कौन सा हो जाएगा? क्या होगा? तो प्रोटोजोआ होगा। क्या होगा? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है, किस रोग का जीवाणु मिट्टी में कई वर्षों तक सुरक्षा कवच बनाकर जीवित रहता है, जिससे इसे मिट्टी जनित रोग भी कहा जाता है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों। क्या हो जाएगा? मिट्टी जनित रोग भी कहा जाता है। किस रोग को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके एंथ्रेक्स को। किसे कहा जाता है? एंथ्रेक्स को। गुज्जर और गद्दी चरवाहे किस पर्वतीय इलाके में रहते हैं? गुज्जर और गद्दी चरवाहे तो किस इलाके में रहते हैं? ये रहते हैं प्यारे साथियों आपके हिमालय क्षेत्र में। कहाँ रहते हैं? हिमालय क्षेत्र में। अक्टूबर के बाद राइका समुदाय अपने गांवों को क्यों छोड़ते हैं? अक्टूबर के बाद क्यों छोड़ते हैं दोस्तों? तो ये छोड़ते हैं नए चारागाहों की तलाश में। क्या हो जाएगा दोस्तों? नए चारागाहों की तलाश में। नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो पशुओं के बेहोश करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, पशुओं को बेहोश करने के लिए। सरिस्का को वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? सरिस्का को वन्य जीव अभ्यारण्य तो कब घोषित किया गया? वर्ष 1955 में। कब दोस्तों? वर्ष 1955 में। और याद रखना है, इसे 1978 में आपके बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है इसे 1978 में, और 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है। मुर्गी के अंडे का औसत भार क्या होता है? तो ये होता है 58 ग्राम। कितना होता है प्यारे साथियों? 58 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है?
बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। भारत में कुल कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनमें से कौन सा नहीं है आपका नामदफा। क्या हो जाएगा नामदफा नहीं है, डी ऑप्शन राइट होगा। दूध गाय में किस पोषक तत्व की प्रतिशतता अधिक है। गाय का जो दूध होता है प्यारे साथियों, इसमें किस पोषक तत्व की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। क्या हो जाएगा, तो किसकी, आपके जल की प्रतिशतता अधिक होती है। कितनी होती है 87.20%। सर्वाधिक जल पाया जाता है। गाय के दूध में वसा की प्रतिशतता क्या होती है। गाय के दूध में वसा कितनी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके 3.5%। खीस नवजात शिशु के लिए क्या भूमिका निभाता है। तो क्या भूमिका निभाता है, आपका पेट साफ करने में मदद करता है। क्या दोस्तों, पेट साफ करने में मदद करता है। निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है। किस विटामिन का होता है दोस्तों, तो ये होता है विटामिन बी का। किसका प्यारे साथियों, विटामिन बी का। बंद आवास प्रणाली में काऊ शेड के प्रकारों में से एक है। काऊ शेड के प्रकारों में से एक क्या हो जाएगा, तो एकल पंक्ति प्रणाली। क्या हो जाएगा, एकल पंक्ति प्रणाली। मुर्गी की असील नस्ल कहां से उत्पन्न मानी जाती है। असील नस्ल किसकी है, मुर्गी की एक नस्ल है और इस कहां से उत्पन्न मानी जाती है, तो ये मानी जाती है आपके कहां से, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसकी उत्पन्न मानी जाती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और याद रखना है दोस्तों आपको ओडिशा, ओडिशा से भी मानी जाती है। एक वयस्क सांड को अपने रहने के लिए कितना वर्ग फीट ढका हुआ क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कितना होती है दोस्तों, तो ये होती है आपके 200 से 250 वर्ग फुट। एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है। सॉरी दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में 120 से 140 वर्ग फुट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। कितना प्यारा साथियों, बी ऑप्शन। जो खुली आवास प्रणाली है उसमें एक वयस्क सांड को 120 से 140 वर्ग फुट ढका हुआ क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है, आपके ए ऑप्शन राइट होगा। 0.9 से 1 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। सुमेलित करना है दोस्तों, किस जंतु के बच्चे को क्या कहा जाता है, आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले है दोस्तों कॉफ। कॉफ किसे कहा जाता है, तो कॉफ कहलाता है आपका गाय का बच्चा। इसके बाद पिगलेट, तो पिगलेट नाम से पता लग जाएगा आपको किसका, सुअरी का बच्चा। इसके बाद फोल, फोल किसे कहा जाता है, फोल कहा जाता है आपके घोड़ी के बच्चे को, और किड कहा जाता है आपके बकरी के बच्चे को। साथियों इनको आपको सिंगल में भी याद रखना है। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर में गाय की कौन सी नस्ल निवास करती है। अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर में तो कौन सी नस्ल निवास करती है आपकी, तो कौन सी हो जाएगी, आपके गिर नस्ल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गिर नस्ल। ये नस्ल दोस्तों आपके अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। गिर नस्ल जो होती है इसका उत्पन्न कहाँ से माना गया है, तो इसका उत्पन्न दोस्तों आपके गुजरात का काठियावाड़ व गिर जो वन है, गिर वन है कहाँ है आपका, गुजरात में, वहाँ से दोस्तों आपके गिर नस्ल की उत्पत्ति मानी जाती है। गोवंश को उपचार हेतु जमीन पर गिराने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, गोवंश को उपचार हेतु जमीन पर गिराने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके रिफ्यूज। कौन सी होगी साथियों, रिफ्यूज। और घोड़ों को उपचार हेतु जमीन पर गिराने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो हॉबल्स कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। हॉबल्स घोड़ों को गिराने के लिए और रिफ्यूज गाय को गिराने के लिए विधि हो जाएगी। तो साथियों ये थे आपके लिए 35 क्वेश्चन। ईमानदारी से कमेंट करके बताना इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और आई होप
कल आपका पेपर अच्छा हो, अच्छे से पेपर करना, और पेपर दे के आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा हुआ है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।